हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बूस्टर 12 पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और इफ़ेक्टिव। मैं हूं आर्यन और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इससे हम लाइट के अमेजिंग फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हाइगन्स प्रिंसिपल। क्रिस्टियन हाइगन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी वेवफ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होता है जो सेम स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेट करते हैं। इन्हीं सेकेंडरी वेवलेट के एनवलप से हमें न्यू वेवफ्रंट मिलती है। ये प्रिंसिपल लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। तो प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्शन लॉ को हाइगन्स प्रिंसिपल से। कंसीडर करो एक प्लेन वेवफ्रंट है जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है। मान लो ए बी एक इंसिडेंट वेवफ्रंट है और सी डी एक रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है। तो रिफ्लेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट एंगल जो है वो भी देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम थीटा आई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और एक एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है थीटा आर। इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो दोस्तों ये हमने देखा एंगल्स के बारे में। तो हाइगन्स प्रिंसिपल और ज्योमेट्री के बेसिस पर हम प्रूव कर सकते हैं कि थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसी तरह रिफ्लेक्शन के लॉ प्रूव हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा हाइगन्स प्रिंसिपल के यूज़ करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रूफ। ये टॉपिक फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में भी आता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग शार्प एंड स्टेडी इंटरफेस पैटर्न। तो शार्प और स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के कंडीशंस, ये टॉपिक वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस फिनोमिना को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इंटरफेरेंस पैटर्न तभी स्टेबल और शार्प होता है जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल होती है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है कोरेंट सोर्सेस। सबसे पहली कंडीशन है कोरेंट सोर्सेस, मतलब दोनों लाइट सोर्स का कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना। अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। सेकंड है मोनोक्रोमेटिक लाइट। इंटरफेरेंस पैटर्न शार्प और स्टेबल तभी होता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की जाए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ की लाइट। अगर मल्टीपल वेवलेंथ होगी तो ओवरलैपिंग की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न ब्लर हो सकता है। और थर्ड है इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स। दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स की इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रॉन्ग और दूसरी वीक होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं दिखेगा। फोर्थ है स्मॉल स्लिट सेपरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से। स्लिट्स का सेपरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्लिट्स ज़्यादा दूर होगी तो फ्रिंज विड्थ बहुत छोटी हो जाएगी और इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली विजिबल नहीं होगा। फिफ्थ है लार्ज स्क्रीन डिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। स्क्रीन जितनी दूर होगी फ्रिंजेस उतनी ज़्यादा क्लियर विजिबल होगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन को बड़ा करके हम इंटरफेरेंस पैटर्न को और शार्प बना सकते हैं। तो दोस्तों यही थे शार्प और स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने की कंडीशन। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम एक क्लियर और वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डेरिवेशन ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पाथ डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब दो स्लिट्स S1 और S2 से लाइट निकलती है और किसी एक पॉइंट P पर इंटरफेयर करती है तो दोनों वेव्स के पाथ लेंथ अलग हो सकते हैं। इसी डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से।
तो इसका डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं इंटरफेरेंस को। जब दो कोरेंट वेव्स सुपर इम्पोज करती है तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जिसमें अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देती है। इसके लिए कोरेंट सोर्सेज की ज़रूरत होती है। फ्रिंज ब्राइट और डार्क होते हैं। सभी फ्रिंजेस का साइज और इंटेंसिटी इक्वल होता है। यही था इंटरफेरेंस के बारे में। अब देख लेते हैं डिफ्रैक्शन। जब एक वेव किसी ऑप्टिकल या स्लिट के पास से गुजरती है तो वो बैंड होती है, तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होता है। ऑब्स्टेकल के अराउंड वेव बैंड होती है इसमें, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस सबसे वाइडेस्ट होती है। फ्रिंजेस इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज भी करती है। तो यही था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि इसको मैंने पॉइंट्स में भी लिख दिया है अपने नोट्स में, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है अपने बोर्ड्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया है रेले क्राइटेरियन। रेले क्राइटेरियन एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो बताता है दो सोर्स कब जस्ट रिसॉल्व होते हैं। जब दो लाइट सोर्स के डिफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप करते हैं तो उन्हें अलग अलग देखने में दिक्कत होती है। अगर एक सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे सोर्स के सेंट्रल मिनिमम से कोइंसाइड करे तो दोनों सोर्स जस्ट रिसॉल्व होते हैं। अगर ओवरलैप ज़्यादा हो जाए तो रिजोल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यही था उसका एक्सप्लेनेशन रेलेस क्राइटेरियन का। तो हमें इसमें यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो आप उसे देख लीजिए अच्छे से और इसे प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट प्लेन सरफेस बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। तो ये मैं आपको ऑलरेडी रिफ्लेक्शन वाले में समझा चुका हूँ। इसमें मैंने पॉइंट्स दे दिए कुछ, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कंसीडर अ वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन बाउंड्री। सेकंड पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्ज फ्रॉम ईच पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में है द न्यू वेव फ्रंट्स फॉलो स्नेल्स लॉ। जो न्यू वेव फ्रंट है वो फॉलो करती है स्नेल्स लॉ को। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू n, जिसमें n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यही हमने किया अभी स्नेल्स लॉ को डिराइव। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है डिफाइन पोलराइजेशन एंड एक्सप्लेन ब्रेवस्टर्स लॉ। पोलराइजेशन और ब्रेवस्टर्स लॉ, अगर आपको लाइट के बिहेवियर और पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पोलराइजेशन? सबसे पहले पोलराइजेशन का मतलब समझते हैं। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट वेव सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में ऑक्सीलेट करती है। एग्जाम्पल, अगर हम एक पोलराइड ग्लास पे लाइट गिराएं तो सिर्फ एक डायरेक्शन के ऑक्सीलेशन पास होती है और बाकी ब्लॉक हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रेवस्टर्स लॉ की, जो लाइट के रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे ब्रेवस्टर्स एंगल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है tan IB इक्वल्स टू n, जिसमें n है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है ब्रेवस्टर्स एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होती है। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है ब्रेवस्टर्स लॉ एंड परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट। अब समझते हैं ब्रेवस्टर्स एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। एट ब्रेवस्टर्स एंगल स्मॉल IB प्लस R इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसमें R जो है वो है रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब ब्रेवस्टर्स एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है और रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली पोलराइज्ड होती है, जिसमें वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं ब्रेवस्टर्स लॉ के। पोलराइज्ड सनग्लासेस और कैमरा फिल्टर्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो ब्रेवस्टर्स एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है और रिफ्लेक्टेड लाइट
फुल्ली पोलराइज्ड होती है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इसी के साथ हमारे अब सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली 8 क्वेश्चन है, तो आप अगर इसको भी कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में। आज के वीडियो में हमने समझा कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट लाइट की वेव नेचर को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एग्ज़ाम बूस्टर 12 पर, और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।